हाँ, जो हम टर्म्स देखेंगे दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेटल को एज अ सेंटर होल्ड करते हैं और ये मेटल किसी लिगेंड के साथ जुड़ी होती है। ये लिगेंड कोई एटम भी हो सकता है, आयन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन इस लिगेंड का मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ होती है कि मेटल के पास एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड के पास जो हैं वो लोन पेयर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि ये लोन पेयर्स इस मेटल के खाली ऑर्बिटल को डोनेट कर सके और इसके बाद इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन का जो बॉन्ड होता है वो डेवलप हो जाए। तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होने के बाद जो कम्प्लेक्स बनता है दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज्ड भी हो सकते हैं। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार्ज्ड होंगे तो इनके इर्द गिर्द के जो नेबरिंग आइंस होते हैं वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। किसी कम्प्लेक्स आइन कौन सा होगा? कम्प्लेक्स आइन जो होता है इसमें मेटल आइन जो है वो सेंटर होता है, इसके इर्द गिर्द अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने इसको घेरा होता है। मिसाल के तौर पर FeCN6, ठीक है, तो ये वाला जो है ये एक कम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, और इसके अंदर ये मेटल है। इस मेटल को 6 साइनाइड ग्रुप्स जो हैं इन्होंने सियानो ग्रुप्स ने घेर रखा होगा, तो इसे हम कम्प्लेक्स आयन बोलेंगे इस पूरे को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इन्हें सेंट्रल मेटल आयन के साथ ये जुड़े होते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, और ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड जो होता है ये एक मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जिसने सेंट्रल मेटल एटम को घेरा हो, उसे हम लिगेंड बोलेंगे। तो इस केस में साइनाइड वाले CN6 ये 6 लिगेंड मौजूद हैं जिन्होंने फेरिक यानी कि आयरन के को घेरा हुआ है। तो यहाँ पर आयरन जो है वो मेटल है हमारी और यहाँ पर साइनाइड वाला जो है ये लिगेंड होगा। तो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हैं कि इन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री क्या है, इनका नोमेनक्लेचर क्या है, इनके कलर्स क्या हैं, मैग्नेटिज्म क्या है और रिएक्टिविटी क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 18वीं सदी से जाने जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई ख़ास सेटिस्फाइड किस्म की थ्योरी मौजूद नहीं है। 1893 में एल्फ्रेड वर्नर जो कि एक स्विस केमिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को पेश किया था जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ एग्जामिन किया। उसके बाद इन्होंने कुछ नए कंपाउंड ऑब्टेन किए थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया था, उससे इन्होंने कुछ थ्योरीज जो हैं डेवलप की। इस थ्योरी का नाम वर्नर थ्योरी भी था और इसके बाद सिडविक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज भी पेश की गई थी। इस यूनिट में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमारे पास नोमेनक्लेचर क्या है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, सिडविक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम ये सारे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब दो सॉल्ट्स के सोल्यूशन को इवेपोरेट किया जाता है और ये सिंपली इनको मिक्स किया जाता है तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करें, उसकी इवेपोरेशन करवा लें तो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसे हम कार्नेलाइट कहते हैं। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होगा KCl MgCl2 एंड डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इसके क्रिस्टल्स बनने के बाद इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो जाते हैं। फिर आता है पोटाश एलम। पोटाश एलम को बनाने के लिए पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशंस को इवेपोरेट कराया जाता है तो हमारे पास पोटाश एलम बनेगा। एडिशन सॉल्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। जब दो सॉल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के बाद उनको इवेपोरेट कराया जाता है तो उसमें से नए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी जो होती है असल वाली उसको लूज़ कर देते हैं, ये पानी में हल हो सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मोहर सॉल्ट है तो मोहर सॉल्ट फेरिक में, अमोनियम में और सल्फेट आयन में बदल जाएगा, सारे आयन्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर पोटाशियम है, सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये वाले डबल सॉल्ट्स होते हैं। डबल सॉल्ट्स का साइज़ जो होता है और शेप इनकी मुख्तलिफ होती हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एल्यूमिनियम, सल्फेट और पोटाशियम, इनके साइज़ वगैरह मुख्तलिफ होंगे और पोटाश एलम का साइज़ वगैरह जो है वो मुख्तलिफ होगा। ये सॉलिड स्टेट में जो होते हैं स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पानी इवेपोरेट कराया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो डबल सॉल्ट में हमने देखना है कि ये कंपाउंड जो होते हैं ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पानी में हल होंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तब्दील होंगे। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्सेस ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपनी पानी में हल होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, इनकी आइडेंटिटी सेम रहती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मुख्तलिफ होती हैं।
जैसे कि पोटाशियम सायानाइड का सॉल्यूशन जो होता है उसको जब फेरस सायानाइड के साथ मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पर पोटाशियम फेरोसायानाइड बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास FeCN6 जो है ये कम्प्लेक्स आयन में ब्रेक होगा जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा और पोटाशियम आयन पैदा होंगे। पोटाशियम आयन और फेरोसायानाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसमें पोटाशियम जो है ये सिंपल होता है जबकि फेरोसायानाइड आयन जो है ये कम्प्लेक्स आयन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब एक और सॉल्ट, जब अमोनियम को ऐड किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो डीप ब्लू कलर जो होता है उस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको हम बोलते हैं टेट्रा अमाइन क्यूप्रिक सल्फेट। टेट्रा अमीन हमारे पास लिगेंड है यहाँ पर और कॉपर सल्फेट आता है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में ब्रेक नहीं होता। कॉपर टाइट्रेट टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट को जब पानी में हल करते हैं तो ये आयोनाइज होता है, सल्फेट देता है और कम्प्लेक्स आयन देता है। ऐसे कंपाउंड को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स देते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन दें या फिर कम्प्लेक्स एनाइन केटाइन और सिंपल एनाइन दें। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें निकलो सायानाइड आता है, आर्जेंटो सायानाइड आयन आता है। कम्प्लेक्स आयन को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशी बोल सकते हैं या फिर बाज़ औक़ात ये न्यूट्रल स्पीशी भी होती है जिसे सिंपल केटाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर कम्प्लेक्स आयन के मिलने के बाद बनाया जाता है। लिगेंड्स क्या होंगे इस केस में? इस केस में एनाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम से जुड़े हों उन्हें लिगेंड बोलेंगे। सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हुई हैं? सेंट्रल आयन यूज़ होती है। सेंट्रल आयन जो होता है ये एक केटाइन होता है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या एनाइंस होते हैं जो कि सेंट्रल आयन के साथ जुड़े होंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहलाता है ये। सेंटर आयन को एक्सेप्टर भी कहते हैं। ये मेटल्स हो सकती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो होता है उसको कबूल करती हैं। इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इन डी ऑर्बिटल्स में नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड एटम या आयन हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देने के या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के काबिल होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद होता है, ये उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड जैसे कि इसमें इस कम्प्लेक्स आयन के अंदर सायानाइड वाले जो 6 सायानाइड आयन्स हैं ये लिगेंड हैं क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स नाइट्रोजन पर मौजूद हैं तो डोनर एटम जो है बेसिकली वो नाइट्रोजन है। हाँ, लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन है यूनिडेंटेट और पॉलीडेंटेट। यूनी का मतलब होता है जी 1, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा होगा किसी एक एटम से, तो सायानाइड जो है ये एक यूनिडेंटेट है। पॉलीडेंटेट आते हैं इसके अंदर। इनके अंदर हमारे पास आते हैं जी ऐसे ग्रुप्स जिनके पास एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं वो एटम्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर किसी ग्रुप के अंदर दोनों पाए जा रहे हों, इस पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो नाइट्रोजन पर भी, तो ये दोनों डोनर एटम के तौर पर काम करेंगे तो उस लिगेंड को हम पॉलीडेंटेट बोलेंगे। नेक्स्ट आती हैं जी इसकी क्लासिफिकेशंस ऑन द बेस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड जो होते हैं इनके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर्स हो सकते हैं। अगर लिगेंड जो हैं उनके पास खाली पाई टाइप के ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो ये वापस से पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद दोबारा से जो रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा मेटल को दे देंगे दोबारा से मेटल से ले भी सकते हैं। तो मेटल आयंस जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए इन केसेस के अंदर, जैसे कि कार्बोनाइल लिगेंड है, सायानाइड है, आइसोसायानाइड है, नाइट्रोसाइल होता है। इसके अलावा जी डायपिरिडाइल होता है, ऑर्थोफिनेंथ्रानोल होता है, फिनेंथ्रोलिन होती है और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये जो हैं ये डोनर के तौर पर भी और रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से लिगेंड को डोनेट कर देती है, लिगेंड वापस से अपने पाई ऑर्बिटल्स के ज़रिए से मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इस रीज़न की वजह से लिगेंड्स के जो डोनर ऑर्बिटल्स होते हैं इन एडिशन टू लिगेंड के पास डोनर ऑर्बिटल्स भी होते हैं और खाली पाई टाइप के सेप्टर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। यही वजह है कि वो इस तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे लिगेंड जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल ना हो ताकि वो डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन वापस रिसीव कर सकें। तो फ्लोराइड में खाली वाला पाई ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होता है डोनेट करने के लिए, लेकिन वापस से एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास जो है वो खाली ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। वाटर के पास भी खाली ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता। लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जिनके पास कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है, तो ऐसे लोन पेयर जिनके पास लोन पेयर नहीं है लिगेंड के पास, लेकिन इनके पास पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके अंदर इथाइलिन आती है, बेंजीन आती है, पेंटोडाइइनाइल आयन आते हैं। इनके पास जो है डबल बॉन्ड होते हैं। इन डबल बॉन्ड्स के जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर के तौर पर जो है वो डोनेशन हो रही होती है इनकी, ये पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था कि वेकेंट पाई ऑर्बिटल हो और डोनर भी हो। दूसरा हमने कहा कि हमारे पास जो है वो लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फिर हमने कहा कि लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो मौजूद
है लेकिन लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। फिर हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, डोनर एटम्स। तो अगर डोनर एटम एक है तो उसे मोनोडेंटेट बोलेंगे। अ लिगेंड कंटेन ओनली वन एटम दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज मोनो या फिर यूनिडेंटेट। यूनी और मोनो दोनों का मतलब होता है वन। नेक्स्ट है जी इनकी मज़ीद टाइप्स होती हैं। तो मोनोडेंटेट में वो वाले लिगेंड एटम्स जिनमें पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके पास पाई बॉन्डिंग जो होती है पाई बॉन्डिंग होती है इनमें, तो इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी ना हो। तो ऐसे लिगेंड्स को गुड लेविस बेस भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है और ये फर्स्ट शॉर्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि न्यूट्रल एलिफैटिक अमीन है, सल्फेट है, अमोनिया है और हाइड्राइड है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं इनमें लिगेंड एटम इसके पास 3 लोन पेयर्स जो होते हैं वो हों, तो ये स्प्लिट होते हैं और बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनमें 2 पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं और एक जो होता है वो सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी वाली बॉन्डिंग शो करता है। मिसाल के तौर पर ट्रिपल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर 2 तो हैं पाई वाले, ठीक है, और एक जो होता है वो सिग्मा बॉन्डिंग शो करेगा। तो ऐसा भी केस हो सकता है। फिर आता है जी थर्ड वन, दोज इन विच लिगेंड्स एटम कंटेन 2 लोन पेयर्स। पहले हमने कहा 3 लोन पेयर्स, इसमें 2 लोन पेयर्स हैं। अगर 2 लोन पेयर हों तो इनमें से एक लोन पेयर जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है और दूसरा पाई बॉन्डिंग में। जैसे वाटर है, तो वाटर जो है इसके अंदर हमारे पास यूँ है, इसके ऊपर 2 पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इनमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा और दूसरे वाला पाई के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी ऐसे लिगेंड्स जिनमें सिग्मा बॉन्डिंग पेयर जो होता है उसके साथ साथ लो लेइंग वाला एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मौजूद हो। अब ये क्या करेंगे, ये बैक डोनेशन लेंगे मेटल से लिगेंड की तरफ, यानी कि मेटल ने क्या करना था, डोनर के तौर पर काम करना होता है। बेसिकली मेटल्स जो है वो लिगेंड को जो है वो लिगेंड बेसिकली पहले दे रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, लिगेंड से जा रहे थे इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है कि मेटल के पास जो है वो लिगेंड के पास एबिलिटी होती है कि इसका एक ऑर्बिटल खाली होता है। फॉर एग्जांपल इसका ये वाला ऑर्बिटल खाली है, तो मेटल क्या करती है, वापस से इसके पाई वाले जो बॉन्डिंग वाला जो इसका होता है ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि पाई स्टार। तो ये पाई स्टार वाला जो ऑर्बिटल होता है ये उसके अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, वापस से ले रहा है सिग्मा बॉन्डिंग से, वापस जो है वो डोनेट कर रहा होता है पाई के थ्रू। दूसरे ऐसे ऑर्बिटल्स लिगेंड हैं, कुछ ऐसे लिगेंड एटम्स हैं जिनके पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पहले ही इंट्रा मॉलिक्यूलर पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अल्कीन, अल्काइल और बेंजीन। इनके अंदर ऑलरेडी जो है वो कुछ बॉन्डिंग्स पाई जा रही होती हैं। कुछ केसेस में मोनोडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इन सर्कमस्टांसिस में लिगेंड ब्रिज के तौर पर काम करता है 2 मुख्तलिफ मेटल्स के दरमियान, जैसे ये फेरिक है और ये दूसरा है, 2 मेटल एटम है, इनके दरमियान में ये 2 क्लोरीन है। ये दोनों क्लोरीन जो हैं ये ब्रिजिंग एटम के तौर पर या ब्रिजिंग लिगेंड्स के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 मेटल एटम्स को ब्रिज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। फिर आते हैं एक और तरीके से अगर हम क्लासीफाई करना चाहें मोनोडेंटेट लिगेंड्स को, तो इनमें आते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। इन लिगेंड्स को सिमेट्रिक मैनर में नाम नहीं दिया जा सकता, जैसे कि एक्वा है, अमाइन है, कार्बोनाइल है, थायोकार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है, थायोनाइट्रोसाइल है। इनको जो है न्यूट्रल लिगेंड्स बोलते हैं। दूसरे आते हैं पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। इनका नाम जो होता है वो IUM के ऊपर एंड होता है, जैसे कि नाइट्रोसाइलियम, हाइड्रेजियम, ठीक है, हाइड्रोजियम एजी वाला जहाँ पर आ रहा होगा एजीम, वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद होता है। नाइट्रोसाइलियम जो होता है इसमें जो है वो इनके एंड जो होते हैं IUM पर हो रहे होते हैं। ये पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। फिर आते हैं नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आइट पर और एट, इनके नाम जो हैं इन 3 सफिक्स पर एंड होते हैं, या फिर इनके नाम जो हैं आइटो या फिर एटो पर एंड हो रहे होते हैं, जैसे कि एसीटेट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सायानेटो, थायोसायानेटो, आइसोथायोसायानेटो, नाइट्राइटो, हाइड्रोक्सो, इन पर एंड होते हैं, और हाइड्राइडो। फिर आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। हाँ, यहाँ पर जो होते हैं ये लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स मौजूद होते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट करते हैं, और इनकी जो डोनर साइट्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि कितनी हैं। उनकी अगर नंबर की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये बाईडेंटेट होंगे। बाई का मतलब होता है 2, यानी कि इनमें 2 डोनर एटम्स होंगे। ट्राईडेंटेट यानी कि इनमें 3 डोनर एटम्स होंगे। टेट्राडेंटेट में 4 डोनर एटम्स मौजूद होते हैं। बाईडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल हमारे पास आती हैं डाइपिरिडाइल ऑक्सलेट,
डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, इथाइलिन डाईअमाइन। इनमें ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है कि इथाइलिन डाईअमाइन किस तरह का लिगेंड है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ट्राइडेंटेट लिगेंड में ट्राई इथाइलिन ट्राईअमीन आता है, एमाइनो डाई एसिटिक एसिड एनाइन आता है। टेट्राडेंटेट लिगेंड में ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन आता है। 4 नाइट्रोजन जो होते हैं वो डोनर एटम के तौर पर काम करते हैं। नाइट्राइटो ट्राई एसिटिक एसिड आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल में इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसिटिक एसिड। हेक्साडेंटेट में आता है इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एनाइन। इसमें 6 लिगेंड्स मौजूद होते हैं, ये याद रखना है आपने, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसमें टेट्रा एसिटिक एसिड में जो होते हैं वो तकरीबन 4 होते हैं और 2 अमीन में होते हैं। 2 नाइट्रोजन होते हैं इसमें डोनर एटम और जो है वो 4 ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है इथाइलिन डाईअमीन। इथाइलिन डाईअमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मौजूद है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये दोनों नाइट्रोजन जो होते हैं ये काम करते हैं डोनर एटम्स के तौर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ ग्लाइसिनेटो है, तो ग्लाइसिनेटो में ऑक्सीजन जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है ये पूरा, और इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूट्रल डोनर नाइट्रोजन एटम्स जो होता है इसमें ये न्यूट्रल होता है, जबकि चार्ज जो होता है वो ऑक्सीजन पर होता है और ये एसिडिक डोनर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड जो होती हैं इसकी 2 टाइप्स हैं। इनमें से सिमेट्रिकल बाइडेंटेट भी हो सकता है और दूसरा जो होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे तमाम लिगेंड्स बाइडेंटेट लिगेंड्स जिनमें 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स सेम हो उसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और जिसमें सिमेट्री ना पाई जा रही हो यानी कि उसकी दोनों अतराफ जो हैं वो सेम ना हो उसको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो हैं इनको फ्लेक्सीडेंटेट करैक्टर होता है इनका इफ़ दे डू नॉट यूज़ ऑल इट्स डोनर एटम टू गेट कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि इथाइलिन डाईअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड होता है, तो ये अपने सारे के सारे जो डोनर एटम्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करता, चंद इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये लिगेंड जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड के तौर पर काम करता है, इसको करना चाहिए, लेकिन जनरली ये करता भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये पेंटाडेंटेट लिगेंड के तौर पर काम भी करता है। इसी तरह टेट्राडेंटेट लिगेंड ये भी मौजूद है। अनदर पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो फ्लेक्सीडेंटेट करैक्टर होता है इसका। फ्लेक्सीडेंटेट करैक्टर जो होता है इसमें सल्फेट ग्रुप होता है जो कि मोनोडेंटेट के तौर पर काम करता है और बाइडेंटेट के तौर पर भी। दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखा गया था, इसका रिकॉर्ड किया गया था, तो इसमें 6 सेपरेट एब्जॉर्प्शन बॉन्ड्स आ रहे थे एसओ वाइब्रेशंस के। एसओ की वाइब्रेशन की वजह से 6 एब्जॉर्प्शन बॉन्ड्स जो हैं वो शो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हैं वो 1, 2, 3 और 4 हैं, और ये कोऑर्डिनेटेडली जो बॉन्ड थे वो CO3 पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेटेडली बॉन्ड थे कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखा गया था तो वहाँ पर रिकॉर्ड की शो करते हैं कि 8 बैंड्स, इट शोज़ इसमें 8 बैंड आ रहे थे एसओ वाइब्रेशंस की वजह से। इससे रिवील होता है कि सल्फ़ेट जो है वो बाइडेंटेट ग्रुप के तौर पर काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र जो है उसके ऊपर 4 ऑक्सीजन हैं और 4 के पास जो है वो 2-2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो अगर ये चारों जो हैं अपने लोन पेयर इस्तेमाल करते हैं तो 8 बैंड शो होने चाहिए थे, जो कि शो हो रहे थे। एम्बीडेंटेट ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स रखते हैं और कम्प्लेक्स बनाने के दौरान ये डोनर एटम कोई एक इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ख़ुद को मेटल के साथ अटैच कर सकें। इनकी जो तादाद होती है वो बदलती रहती है। इनमें सायनेटो वगैरह ये सारे नेम आते हैं। दैन हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के साथ अटैच हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 अमाइन अटैच हैं, तो अमाइनो ग्रुप 3 अटैच हैं, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अगर हम देखते हैं 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, तो हम देखेंगे X प्लस आता है, देन हमारे पास आता है जी 3 और फिर आता है हमारे पास -1। ये जो ऊपर वाला चार्ज है हमारे पास बेसिकली यूँ लेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर हमारे पास आता है जी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके ऊपर 4 अटैच हैं ये लिगेंड, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो हैं वो 2 से 10 तक हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होता है या 6 वाले होते हैं, 2 या 8 होते हैं, या फिर और नंबर वाले जो हैं बहुत कम होते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रीवियसली कंसीडर्ड करते हैं फिक्स नंबर के तौर पर, तो इनको हम देखेंगे, जैसे सिल्वर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, कॉपर जो है वो 4 या 6 शो करता है, ऑस्मियम 6, तो सबसे ज़्यादा स्कैंडियम शो करता है, वेनेडियम
एयरम, प्लैटिनम और प्लैडियम के जो हमारे पास मेटल आयन हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। और यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा देखें तो मोलिब्डेनम जो है वो सबसे ज़्यादा शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेकंड रो ऑफ एलिमेंट्स शो करते हैं, वो 4 हैं। और थर्ड और फोर्थ रो के अंदर जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं जो हाईएस्ट शो करते हैं। 7वीं रो अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम जो है वो 12 हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है और लिगेंड्स पर डिपेंड करता है कि लिगेंड्स मेटल के इर्द गिर्द किस तरह से अरेंज हैं। अगर हम कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखते हैं तो ज्योमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो लिगेंड्स जो है वो ऑक्टाहेड्रॉन में अरेंज होंगे और इनकी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। इसका मतलब है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ किसी फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स होते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी फिक्स हो सकते हैं किसी खास कंपाउंड्स के लिए। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मेटल और लिगेंड जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद होते हैं, ये सिंगल एंटिटी के तौर पर बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो FeCN6 जो है, इसमें Fe सेंट्रल मेटल है, साइनाइड वाला जो है ये लिगेंड्स हैं और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो इसके अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों को कलेक्टिवली जो है वो टर्म किया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तौर पर। 6 के अंदर सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज कितना है या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x। साइनाइड पर -1 होता है, 6 हैं तो यहाँ पर -6 आएगा, इक्वल टू आएगा -4। तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो -4 और +6 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है जी 2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड में, तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड का हमने फाइंड किया, दैट विल +2। और अगर हम यहाँ पर कार्बोनिल का देखते हैं तो हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता तो इसका 0 हो जाएगा। और प्लस करेंगे हम नाइट्राइड का, नाइट्रो का होता है +1, यहाँ पर 3 है तो -3 आ जाएगा। तो अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास यूँ आएगा और x -3 = 0 आएगा और फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाता है। नेक्स्ट आपने ये 2 प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आते हैं कम्प्लेक्स आयन पर। कम्प्लेक्स आयन क्या होता है? कम्प्लेक्स आयन जो होता है ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड या फिर न्यूट्रल स्पीशी होती है जो कि सेंट्रल कैटायन के 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड स्पीशी के साथ कंबाइन करने के बाद बनता है। यानी कि FeCN6 के अंदर CN6 जो है और Fe ये मिलकर एक कम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं। और अगर पोटाशियम पॉजिटिव वाला आयन है तो पोटाशियम पॉजिटिव जो है वो कम्प्लेक्स आयन नहीं होगा। देन हम देखते हैं हमारे पास आती है जी